तो स्वागत है आपका संडे विद सुपर बैटल के और एक एपिसोड में। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जहां हम किसी भी एक रैंडम सब्सक्राइबर के कमेंट को पिकअप करके उसके मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हैं। और ऐसे ही आज का क्वेश्चन है ये, तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टोनी स्टार्क और शूरी में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है? अब ये कितने इंटेलिजेंट है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों किस फील्ड में एक्सपर्ट है और इन दोनों ने क्या इनोवेशन या इन्वेंट किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं शूरी की। तो ये वकांडा की प्रिंसेस होने के साथ एक इन्वेंटर और टेक्निकली एक वॉरियर है। शूरी वकांडा के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक है और शूरी का एक फेमस डायलॉग है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे और बेहतर नहीं बनाया जा सकता। और ऐसे ही शूरी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों को इन्वेंट किया। सबसे पहले तो तिचाला के लिए शूज़ जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तिचाला को कई सारे सीक्रेट मिशन पर जाना पड़ता है और शूज़ के साउंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए शूरी ने साउंड प्रूफ जूते बनाए। इसने रिमोट से चलने वाले कीमोयो बीट्स बनाए। ये कैमरे जैसे दिखने वाली चीज़ अगर किसी कार या बैटलशिप पर लगा दी जाए तो शूरी उस चीज़ को अपने लैब में से बैठकर कंट्रोल कर सकती है। वाइब्रेनियम गॉन्टलेट्स बनाए जो टेम्परेरी बेसिस पर वाइब्रेनियम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और 2 वाइब्रेनियम से बने सूट बनाए। वकांडा के राजा हमेशा से ब्लैक पैंथर सूट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन कलर थीम को छोड़कर उन्होंने आर्मर को ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया। लेकिन शूरी ने ब्लैक पैंथर सूट में एक रिवोल्यूशन लाया नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। अब ये वाइब्रेनियम सूट तिचाला के नेकलेस में फिट हो जाता था और अगर इस सूट पर कोई अटैक करे तो नैनो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके री अटैक कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में भी शूरी की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। शूरी के लैब में गोलियों के घाव 24 घंटों के अंदर हील हो जाते हैं और शूरी ने विंटर सोल्जर के लिए वाइब्रेनियम हैंड भी बनाया था। अब अगर बात करें टोनी स्टार्क की, तो 4 साल की उम्र में टोनी ने एक सर्किट बोर्ड बनाया था। फिर 6 साल की उम्र में एक इंजन और 16 साल की उम्र में MIT से ग्रेजुएशन करके डमी और डम यू को बनाया। ये हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिनके अंदर फीलिंग्स है। बाद में 21 साल की उम्र में स्टार्क इंडस्ट्रीज का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और जार्विस जैसा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। जार्विस एक ऐसा AI है जिसके पास अपना खुद का एक दिमाग है। वो खुद को प्रोटेक्ट करना जानता है और टोनी स्टार्क के फीलिंग्स को अच्छे से समझता है। लेकिन टोनी वहीं पर नहीं रुका। टोनी ने आयरन मैन सूट्स बनाए जिसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका से 20 साल आगे है। टोनी ने एक न्यू एलिमेंट बना दिया और नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला आर्मर भी। एंड गेम तक तो टोनी एक ऐसा गॉन्टलेट बना चुका था जो इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को होल्ड करने के कैपेबल था। मेडिकल फील्ड में टोनी ने ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन जहाँ पर शूरी को अपने लैब में होते हुए 24 घंटे लग गए थे गोलियों के घाव भरने में, वही दूसरी तरफ टोनी स्टार्क ने टाइटन पर अपने घाव को एक स्प्रे मारकर ठीक कर दिया था। इसलिए मेडिकल फील्ड में टोनी स्टार्क शूरी से आगे है। लेकिन जब बात आती है इन्वेंशन की, तो शूरी बचपन से वाइब्रेनियम पर स्टडी कर रही है, इसलिए वाइब्रेनियम का यूज़ करके वो ऐसी चीज़ें बना देती है जो दूसरे कंट्री के पास नहीं है, जैसे ब्लैक पैंथर सूट या फिर किमोयो बीट्स। लेकिन टोनी स्टार्क की इन्वेंशन एक अलग ही लेवल पर है, जैसे केव में आर्क रिएक्टर बनाना, एडिथ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना, और ये सब कम पड़ जाए तो टाइम ट्रैवल करने का GPS इन्वेंट कर देना। टोनी ने जो किया है वो शूरी के आसपास भी नहीं है और काफ़ी सुपर फैंस बोलते हैं कि शूरी ने फर्स्ट टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी पर चलने वाला आर्मर बना दिया था। लेकिन टोनी स्टार्क को 49 आर्मर्स लग गए फर्स्ट नैनो टेक्नोलॉजी आर्मर बनाने में। लेकिन लॉजिकली ये बात सही नहीं है। टोनी स्टार्क 2010 से नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, लेकिन तब प्रॉब्लम ये थी कि टोनी का आर्क रिएक्टर उसके बॉडी पर था और पैलेडियम और गोल्ड टाइटेनियम अलॉय की वजह से नैनो टेक्नोलॉजी सही से काम नहीं कर रही थी। अगर टोनी 2010 में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें उसके बॉडी पर भी देखने मिलते। लेकिन अगर बात करें कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो है टोनी स्टार्क। शूरी को ज़्यादातर वाइब्रेनियम और वकांडा के डिज़ाइन की नॉलेज है, लेकिन टोनी स्टार्क के पास शूरी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। टोनी वकांडा आकर वाइब्रेनियम से कुछ भी बना सकता है, लेकिन क्या शूरी टोनी की तरह टाइम मशीन या फिर एक केव में आर्क रिएक्टर बना सकती है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। शूरी अभी बच्ची है, मे बी फ्यूचर में वो और एडवांस चीज़ों को इन्वेंट करे, लेकिन अभी के लिए टोनी स्टार्क ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू शूरी। म्यूनिर और कैप्टन अमेरिका के शील्ड में कौन ज़्यादा पावरफुल है? तो कंपेयर करने से पहले हम दोनों वेपन्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। कैप्टन अमेरिका की शील्ड होवर्ड स्टार्क मतलब टोनी स्टार्क के पिता ने बनाई थी। तब इसका कलर सिल्वर था, लेकिन टाइम के साथ इसे अपना आइकॉनिक कलर दिया गया। कैप्टन अमेरिका ने कई सारे मिशंस पर इस शील्ड का यूज़ किया और ये शील्ड वाइब्रेनियम से बनी है, जिसकी वजह से बुलेट प्रूफ है।
कैप्टन अमेरिका अगर सही तरीके से इस शील्ड को फेंके तो ये लौट कर उसके हाथों में वापस आ जाती है और ये शील्ड काफ़ी हैवी इम्पैक्ट को आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे एक बार कैप्टन अमेरिका शील्ड लेकर 200 फीट नीचे कूद गया था लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और दी एवेंजर्स में थॉर ने शील्ड पर अपना हैमर मारा, तब थॉर ही दूर जाकर गिरा। अब जब म्यूनर की बात आ ही गई है तो इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। म्यूनर को आज से हजारों साल पहले ड्रॉफ्स ने बनाया था। म्यूनर ओरो मेटल से बना है। ये एक खास मेटल है जिसका यूज करके ड्रॉफ्स एसगार्ड के लिए वेपन्स बनाते हैं। ओरो मेटल इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को कंट्रोल करने के साथ रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। और पहले तो म्यूनर थॉर की बहन हेला का था, लेकिन जब ओडिन ने उसे डायमेंशन में कैद किया उसके बाद ऑल फादर ने म्यूनर पर एन्चेंटमेंट लगा दी और उसके बाद सिर्फ वर्दी बंदा ही इस हैमर को उठा पाता। थॉर एक दिन इस हैमर को उठा लेता है और तब से ये हैमर थॉर का हो गया, लेकिन रैग्नारोक के टाइम पर हेला ने इसे तोड़ दिया। अब बात करते हैं कि कैप्टन अमेरिका और थॉर ने अपने वेपन से कौन से सुपर विलन्स को बीट किया है। तो शील्ड की मदद से कैप्टन ने हाइड्रा के लोगों को नॉकआउट किया है, चित्तौरी सेना को बीट किया है, उसके बाद विंटर सोल्जर को, अल्ट्रॉन को बराबरी की टक्कर दी है और सिविल वॉर में कैप्टन ने टोनी का आर्क रिएक्टर तोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ थॉर ने अपने हैमर से फ्रोस्ट जायंट, डार्क एल्फ, चित्तौरी, लिवाइथन, डीमन आर्मी और सर्टर जैसों को नॉकआउट किया है। और ये सब कम पड़ जाए तो थॉर ने सोकोविया को म्यूनर की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो थॉर के हैमर ने ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन्स को बैटल में बीट किया है। इनफैक्ट म्यूनर कैप्टन अमेरिका के शील्ड से ज़्यादा ड्यूरेबल है। वाइब्रेनियम को इजीली मेल्ट किया जा सकता है, लेकिन ओरो मेटल को मेल्ट करने के लिए न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स चाहिए। और म्यूनर एक प्रॉपर वेपन है जो अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता है। थॉर की पावर को चैनलाइज करने में मदद करता है और थॉर को स्पीड ऑफ लाइट की तेज़ी से ट्रैवल करवा सकता है, जबकि कैप्टन की शील्ड ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वाइब्रेनियम शील्ड मैक्सिमम बुलेट, बॉम्ब्स और एनर्जी ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर सकती है। कैप्टन अमेरिका कभी अपने शील्ड से स्काई फादर या फिर एक सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसलिए म्यूनर एक पावरफुल वेपन है एज कम्पेयर टू कैप्टन अमेरिका शील्ड। थर्ड क्वेश्चन, थैनोस वर्सेस ओडिन। अब अनफॉर्चुनेटली हमें ओडिन को अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं देखा, लेकिन एसगार्ड का किंग और एक स्काई फादर होने के नाते वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन थैनोस भी कम नहीं है। थैनोस ने एक स्नैप करके यूनिवर्स की 50% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था, लेकिन तब उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था। लेकिन अब ओडिन और थैनोस की फाइट दो सिचुएशंस पर होगी। फर्स्ट केस में थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट होगा और सेकंड केस में थैनोस बिना किसी स्टोन के ओडिन से फाइट करेगा। अब इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस को यूनिवर्सल लेवल की पावर दे देते हैं। थैनोस चाहे तो पावर स्टोन से प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्पेस स्टोन से कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है, रियलिटी स्टोन से रियलिटी को चेंज कर सकता है, सोल स्टोन से सोल को और टाइम स्टोन से टाइम को। और अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन हो तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ओडिन इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को टक्कर दे पाएगा। थैनोस सिर्फ एक स्नैप से पूरे एसगार्ड का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। और क्योंकि हमने ओडिन के पावर्स को लाइव एक्शन में नहीं देखा, इसलिए हमें नहीं पता कि ओडिन रियलिटी स्टोन, सोल स्टोन, टाइम स्टोन और माइंड स्टोन के पावर को कैसे रेजिस्ट करेगा। इसलिए अगर इनकी बैटल के दौरान थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन हो तो थैनोस का विनर बनना पक्का है। लेकिन अगर थैनोस के पास कोई इन्फिनिटी गॉन्टलेट ना हो तो अब अगर हम इन दोनों की हिस्ट्री को देखें तो इनकी स्टोरी एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। एक तरफ ओडिन था जिसने हज़ारों साल पहले 9 रियलम्स को कॉन्कर किया था। अपने टाइम में ओडिन के पास यूनिवर्स की सबसे पावरफुल आर्मी और बैटलशिप थी। ओडिन ने कई बार रियलम्स को प्रोटेक्ट किया। और अगर बात करें ओडिन के कैरेक्टर डिफिट्स की तो ओडिन ने फ्रोस्ट जायंट को उनके घर में घुसकर मारा था। गॉडेस ऑफ डेथ हेला को 1500 सालों के लिए एक डायमेंशन में ट्रैप कर दिया था। और ओडिन ने सर्टर के मोस्ट पावरफुल वर्जन को बीट किया है। इस सर्टर के सामने हल्क एक मच्छर की तरह था। हेला ने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन सर्टर एक सख्त लोंडा था। ये सब देखकर हम इमेजिन कर सकते हैं कि अपने टाइम में ओडिन किस लेवल की पावर होल्ड करता होगा। दूसरी तरफ थैनोस एक इटर्नल है जो टाइटन प्लैनेट से है। जब टाइटन पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी तब थैनोस ने आधे टाइटन्स को मार दिया और ऐसे उसने अपने आर्मी बनाकर ना जाने कितने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। थैनोस के पास भी यूनिवर्स की सबसे पावरफुल आर्मी है जिन्हें चित्तौरी, लिवाइथन और आउटराइडर्स कहा जाता है। थैनोस के 6 बच्चे हैं जिसमें से 4 ब्लैक ऑर्डर्स के मेंबर हैं और बाकी के 2 नेबुला और गमोरा है। थैनोस ने तो वैसे मिलियंस ऑफ लोगों की जान ली है, लेकिन अगर बात करें थैनोस के कैरेक्टर डिफीट्स की तो थैनोस ने ऑन स्क्रीन हल्क को बीट किया है। अब हल्क कितना ज़्यादा पावरफुल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। थैनोस ने आयरन मैन का आर्मर तोड़ दिया था सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से। और एंड गेम में थैनोस ने आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका को एक साथ बीट कर दिया था।
तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अगर फाइट में थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन हो तो ओडिन का हारना पक्का है, लेकिन अगर ये अपनी फिजिकल एबिलिटीज का यूज करे तो ओडिन का जीतना पक्का है। सबसे पहले तो ओडिन के पास थैनोस से ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। थैनोस की एज 1000 साल है, जबकि ओडिन की एज 5000 साल से भी ज़्यादा है। थियरीज के अकॉर्डिंग थैनोस को 10 साल पहले इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना था, लेकिन क्योंकि ओडिन 9 रियल्म्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए उसने ओडिन के डेथ के बाद अपने मिशन को शुरू किया। और टेक्निकली थैनोस के पास यूनिवर्स की सबसे पावरफुल आर्मी है, लेकिन वो एसगार्डियंस के सामने नहीं टिक पाती। और अगर हम थैनोस को ओडिन की जगह पर रख कर देखें तो क्या वो फ्रोस्ट जायंट को बीट कर पाता? 90% चांसेस है। क्या वो हेला को बीट कर पाता? बिल्कुल नहीं। ओडिन ने अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी यूज़ की थी, तब कहीं जाकर हेला को दूसरे डायमेंशन में ट्रैप किया गया था। और थैनोस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, और ओडिन को डार्क मैजिक आता है जिसे थैनोस रेजिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए ओडिन और थैनोस में से ओडिन ज़्यादा पावरफुल है। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ तब इस वीडियो की लेंथ अराउंड 18 मिनट्स की हो चुकी है और इसका साइज़ 4.7 GB तक जा रहा है। और क्योंकि मेरे पास वाईफाई नहीं है, इसलिए 4.7 GB की वीडियो एक ही बार में अपलोड करना टेक्निकली मेरे लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड का अगला पार्ट मंडे मतलब कल सुबह 10 बजे आएगा, लेकिन अब आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अब अगर आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस हो सैंडविच सुपर बैटल के लिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।